बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बांग्लादेशी रोहिंग्या के पकड़े जाने की खबरें लगातार आती थी, लेकिन शायद ये देश के इतिहास में पहली बार है कि पिछले 3 दिनों से भारत से घुसपैठियों के उल्टे पांव भागने की खबरें आ रही हैं। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। ये लोग का सब आपका बांग्लादेश से आने के बाद ये लोग का 2002 का डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जो अवैध मतदाता है उनकी समीक्षा होगी। एसआईआर जिस तरीके से किया जा रहा है, एसआईआर को एक्सक्लूजनरी बनाया जाए। आया था 1987 से पहले आया था, लेकिन हम लोग के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था तभी। स्कूल सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आपको दिक्कत तो होगी। राहुल गांधी जी को अपने पिताजी, जो मरहूम पिताजी हैं, उनके सपने को भी जो है पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको तो तफरी करना है। पिछले कई सालों से भारत में सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों की घुसपैठ की खबर आती थी। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के पकड़े जाने की खबर आती थी, लेकिन शायद ये देश के इतिहास में पहली बार है कि पिछले 3 दिनों से भारत से घुसपैठियों के उल्टे पांव भागने की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर पिछले 3 दिनों से घुसपैठियों की भीड़ इकट्ठा है, जो किसी भी तरह बांग्लादेश वापस लौट जाना चाहते हैं। इनमें बड़ी संख्या में घुसपैठिए जीरो लाइन पर फंसे हुए हैं, क्योंकि इतनी भारी तादाद में बांग्लादेशी फोर्स भी उन्हें लेने को तैयार नहीं है। स्थिति यह है कि भारत से भाग निकलने के चक्कर में कई लोगों ने बॉर्डर पर अस्थायी ठिकाने बना लिए हैं, शेड बना लिए हैं और परिवार समेत बोरियां बिस्तर बांधकर बांग्लादेश जाने का इंतजार कर रहे हैं। एसआईआर के विरोध में आज कांग्रेस ने राजस्थान के जयपुर में जबरदस्त प्रदर्शन और हंगामा किया। इसके अलावा कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ एक बड़ी रैली की तैयारी कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि घुसपैठियों के रूप में विपक्ष का हार्डकोर वोट बैंक कम हो रहा है, जिसकी वजह से एसआईआर का विरोध हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 3 दिनों में विपक्ष के किसी भी नेता ने घुसपैठियों के भागने का समर्थन नहीं किया है। समझने वाली बात यह भी है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। इसमें सबसे बड़ी सीमा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की है, जो 2200 किलोमीटर लंबी है। इसके बावजूद बांग्लादेशियों में भगदड़ की तस्वीरें सिर्फ पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। रोकेया अपने परिवार के साथ बांग्लादेश के सातखीरा से यहाँ पे आ गई थी और यहाँ पे वो लॉकडाउन के टाइम से रह रही है। मैंने उससे पूछा कि क्या आपके पास वोटर कार्ड है? उसने हाँ बोला। क्या आपके पास आधार कार्ड है? उसने हाँ बोला। वो उसने ये भी बोला कि उसने वोट दिया है। ये है रोकेया की स्टोरी। बहुत लोग यहाँ पे, बहुत लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत लोगों के पास है। क्यों वो वापस जा रही है? वो ये बोल रही है कि 2002 में उसका नाम नहीं है, इसलिए वो वापस जा रही है। इन सब के बावजूद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बंगाल में चल रहे एसआईआर को तुरंत रोकने की अपील की है। ममता बनर्जी के एसआईआर रोकने की मांग का समर्थन कांग्रेस की सरकार में योजना आयोग की सदस्य रह चुकी सैयद हामिद ने भी किया है। बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। ये बीएलओ का जो ऊपर है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की सरकारी कर्मचारी है और इनका ऊपर तृणमूल कांग्रेस का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहते हैं कि आप लोग फर्जी वोटर को भी आप एसआईआर में उनका नाम डाल दीजिए। और इस वजह से बेचारा वो लोगों को क्या है, एक तरफ नुकसान स्थान की। ये कहानी सिर्फ एक घुसपैठिए की नहीं है। बसीरहाट बॉर्डर पर ऐसे सैकड़ों घुसपैठिए जमा हुए हैं जो बंगाल में सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे। ये वोट डालते थे, सरकारें चुनते थे। सोचिए, अगर विदेशी नागरिक बंगाल में चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं तो लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो मांग किया वो तो सही किया, क्योंकि ये जो एसआईआर का जो प्रोसेस है ये तो अनप्लान्ड, साइंटिफिक वे से ये कर रहा था, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। They are also, telling that how they entered inside the state of West Bengal, and the TMC workers, TMC leadership helped them to get the voter card
Aadhaar card and all other documents. इसलिए कर रहा है सर का विरोध विपक्ष ताकि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या घुसपैठियों के भारत में जगह दिला सके। तो विपक्ष की पूरी लड़ाई भारत के लिए नहीं, यहाँ के लोगों के लिए नहीं, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या के लिए। शायद इसीलिए ममता बनर्जी को वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है और टीएमसी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को किसी ने हाथ लगाया तो खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं गुजरात में बीएसएफ के 176वें बटालियन कैंपस हरिपर भोज में बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया और कहा कि दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक पार्टियां घुसपैठियों को खत्म करने के अभियान को कमजोर करने की लगातार कोशिश में हैं। ये राजनीतिक पार्टियां एसआईआर और निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट को साफ करने का विरोध कर रही हैं। मैं आज ये साफ करना चाहता हूं कि हम अकेले ही इस देश से सभी घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। एसआईआर देश और हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने का एक बेहतर प्रोसेस है। आज मैं देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो एसआईआर प्रोसेस का पूरा समर्थन करें। घुसपैठियों को बचाने में शामिल उन राजनीतिक पार्टियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि बिहार चुनाव देश के लोगों का जनादेश है। भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे। चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है इसका खिलाफत कर रहे हैं। इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। कोई घुसपैठिए को अधिकार नहीं है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणालिका को वो प्रदूषित करे। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। और दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट की अब बात होगी। दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच न्यूज़ 18 को फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे का एक वीडियो मिला। जानकारी के मुताबिक ये वही विस्फोटक है जिससे लाल किले के सामने भयानक विस्फोट की आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। इससे पहले बीते 10 नवंबर को डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर फरीदाबाद के तगा गांव से किराए के मकान से करीब 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। अब इसका वीडियो सामने आया है जो करीब 50 बोरे में भरकर रखा गया था। ये इतना बड़ा जखीरा था कि सुरक्षा एजेंसियों को इसे ले जाने के लिए ट्रक मंगाने पड़े। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक विस्फोटक के इसी जखीरे के कुछ हिस्से से लाल किले के सामने ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। इस समय न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है फतेहपुर तगा के उस गांव में जहां पर काफ़ी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी हुई थी, विस्फोटक बरामद हुआ था। ये वही घर है, ये वही गोदाम है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम हम 10 नवंबर को इसी गोदाम में पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ पर भारी मात्रा में वो विस्फोटक और अमोनियम नाइट्रेट के कई सारे कट्टे बरामद हुए थे। सफ़ेद रंग के ये कट्टे थे जिन्हें इस गोदाम के अंदर रखा गया था। आप देखेंगे तस्वीरों में ये वही गोदाम है और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम आपको इसलिए इसे दिखा रहे हैं क्योंकि इस गोदाम के अंदर कई सारे कट्टे यहाँ पर रखे हुए। तो अभी भी आप देखेंगे सीलन जो गोदाम में कट्टे, जो सफ़ेद रंग के कट्टे रखे गए थे उनमें से एक कट्टा आपको सफ़ेद दिखाई भी दे रहा है। देखिए इस तरह के सभी कट्टे इस तरह के थे, कुछ मिक्स थे जिसमें अभी आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ लिखा हुआ है। और ये सब केमिकल वाले जो आइटम थे, किस तरह का विस्फोटक था इसको लेकर जांच जारी है। लेकिन यहाँ पर पूरा यहाँ पर सजाया हुआ था, अंदर रखा हुआ था गोदाम के अंदर और उसके बाद बाहर से ऐसे ताला लगाया हुआ था। आप देखेंगे यहाँ पर ताला अभी भी लगाया गया है क्योंकि आज इस घर को बंद रखा गया है, कोई यहाँ पर है नहीं। लेकिन गोदाम, क्योंकि ये घर में जो लोग रहते थे वो यहाँ पर है नहीं, लेकिन ये गोदाम जो है ये बंद किया गया है, ताला लगाया गया है। और इस गोदाम के अंदर तकरीबन कई सारे जो सफ़ेद रंग के कट्टे जिन्हें छोटा कहा जाता है, 25 किलो के आसपास एक कट्टे में वज़न होता है और ऐसे तकरीबन 40-50 कट्टे यहाँ पर मिले थे। और उसके बाद पुलिस की टीमों ने इसी जगह से बरामदगी की थी क्योंकि जे.एंड.के पुलिस को जब पता चला था कि डॉक्टर मुजम्मिल
और उसके साथ के जो लोग हैं वो एक बड़ा जैश का पूरा नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे हैं, इस मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहे हैं। और इसीलिए एक ऐसा घर तलाशा गया जो गांव के बीचों बीच होगा। देखिए पूरे यहाँ पर आप गांव देखेंगे, ये खेत हैं, खेतों के बीच में ये घर बना हुआ है। किसी मौलाना का ये घर है जो इमाम भी हैं। और उसके बाद उनसे पूछताछ भी की गई, उनकी गिरफ्तारी भी की गई, क्योंकि इस घर को बाकायदा यहाँ पर किराए के लिए रखा गया था। जिसने भी ये रखा था ये बताया जा रहा है कि इसका जो ओनर है वो मेवात से लिंक करता है। क्या वो मेवात में रहता है या मेवात आता जाता है। और यहाँ पर उसने डॉक्टर मुजम्मिल को ये घर किराए में दिया था ताकि यहाँ पर किसी को पता ना चले, क्योंकि डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल की जब गिरफ्तारी हुई थी तो इस पूरे नेटवर्क का पता चला था। और उसके बाद से ही यहाँ पर टीमें आई थी। 10 नवंबर को तकरीबन 5 से 6 घंटे यहाँ पर टीमें रहीं। फिलहाल एजेंसियाँ अभी भी जांच कर रही हैं। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, फरीदाबाद। वहीं दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को ब्लास्ट को अंजाम देने वाले डॉक्टर उमर का कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से सामने आया था। लेकिन सुरक्षा जांच एजेंसियों के मामले में जो जांच आगे बढ़ी उससे कई मामले सामने आ चुके हैं, कई खुलासे हुए और सामने आया है कि यूनिवर्सिटी से जुड़ा आतंकवाद का ये मामला पहली बार नहीं, बल्कि यहाँ के एक स्टूडेंट मिर्जा शादाब बेग ने अहमदाबाद, सूरत समेत 5 धमाकों में बड़ी भूमिका निभाई थी। इंडियन मुजाहिदीन का खतरनाक एक्टिव मेंबर मिर्जा शादाब बेग भी अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई कर चुका है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक और आतंकी कनेक्शन। देश में कई ब्लास्ट करने वाला भी अल फलाह का स्टूडेंट। डॉक्टर उमर नबी के बाद अब आतंकी मिर्जा शादाब बेग का नाम। हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी ये वही जगह है जहां दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों का कनेक्शन है। अब इस अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक और आतंकवादी से रिश्ता सामने आया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन का एक्टिव मेंबर मिर्जा शादाब बेग भी अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज का ही छात्र रह चुका है। फरीदाबाद में अल फलाह कॉलेज की शुरुआत अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के रूप में हुई थी। बाद में 2014 में हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। जानकारी के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी मिर्जा शादाब बेग ने साल 2007 में फरीदाबाद के अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में पूरा किया था। उसके बाद अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों में वो शामिल पाया गया था। यानी पढ़ाई के दौरान ही आतंकी मिर्जा शादाब बेग हमलों की प्लानिंग कर रहा था। ये आतंकी पिछले कई सालों से फरार है और सूत्रों के मुताबिक इसकी आखिरी लोकेशन 2019 में अफगानिस्तान में मिली थी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का आतंकी कनेक्शन डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर शकील मुजम्मिल से जुड़ा है, जिनके ऊपर 10 नवंबर को लाल किले के सामने ब्लास्ट कर कई लोगों की जान लेने का आरोप है। अब देश में 5 जगहों पर ब्लास्ट कराने के आरोपी मिर्जा शादाब बेग का नाम इस यूनिवर्सिटी से जुड़ने से जांच एजेंसियां और चौकन्नी हो गई हैं। मिर्जा शादाब बेग यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। एजेंसियों के दावे के मुताबिक शादाब बेग पर देश के अलग अलग हिस्सों में 5 धमाके करने का आरोप है। मिर्जा शादाब बेग दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और गोरखपुर के धमाकों में शामिल रहा था। इन धमाकों के बाद आतंकी मिर्जा शादाब बेग पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक मिर्जा शादाब बेग इंडियन मुजाहिदीन का एक खतरनाक मेंबर रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक 2008 में हुए जयपुर में विस्फोटों को अंजाम देने के लिए मिर्जा शादाब बेग ही विस्फोटक इकट्ठा करने के लिए कर्नाटक के उडुपी गया था। उडुपी में रियाज भटकल और यासीन भटकल को मिर्जा शादाब बेग ने बड़ी संख्या में डेटोनेटर और बेयरिंग दिया, जिसका इस्तेमाल आईईडी तैयार करने में किया गया। कहा यह भी जाता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के चलते मिर्जा शादाब बेग बम बनाने की इंजीनियरिंग से अच्छी तरह वाकिफ था। यही नहीं, 2008 में ही गुजरात के अहमदाबाद में हुए ब्लास्ट में भी आतंकी मिर्जा बेग शामिल था। अहमदाबाद धमाके से 15 दिन पहले वो अहमदाबाद पहुंचा था और पूरे शहर की रेकी की थी। इससे पहले साल 2007 में गोरखपुर में हुए बम धमाकों में भी मिर्जा शादाब बेग का नाम सामने आया था। गोरखपुर में हुए धमाकों में 6 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद इंडियन मुजाहिदीन से नाम जुड़ने के बाद मिर्जा शादाब बेग की संपत्ति कुर्क कर ली गई थी। आतंकी मिर्जा शादाब बेग नए लड़कों को भर्ती करने के लिए रेडिकलाइज करने में भी माहिर था। अब इसका नाम अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, तो जांच एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों से इसके कनेक्शन की पड़ताल में जुट गई हैं।
दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच में ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान में बैठा जैश ए मोहम्मद भारत के खिलाफ नया फिदायनी दस्ता तैयार करने में जुटा था और फंडिंग का पूरा खेल इस बार डिजिटल हवाला के जरिए हो रहा था। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों को जैश ए मोहम्मद की सबसे खतरनाक साजिश का सुराग मिला है। पता चला है कि जैश भारत में फिदायीन दस्ता तैयार करने के लिए तेजी से फंड इकट्ठा कर रहा है। ये फंड जुटाया जा रहा है डिजिटल हवाला नेटवर्क के जरिए ताकि पैसों का कोई रिकॉर्ड ना बचे। जांच में सामने आया है कि जैश पाकिस्तान के ई वॉलेट्स जैसे सदापे के जरिए ऑनलाइन डोनेशन ले रहा है। अब एजेंसियां इस पूरे डिजिटल नेटवर्क, ऑनलाइन फंडिंग और महिलाओं को शामिल करने की साजिश की गहराई से जांच कर रही हैं। इस समय जांच एजेंसियों का पूरा फोकस इसी डिजिटल हवाला नेटवर्क पर है। सवाल ये नहीं कि इतना मोटा पैसा कहां से आया, बल्कि सवाल ये है कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन किन किन लोगों तक पहुंची है। इतना तो साफ है कि जैश ए मोहम्मद ने आतंकियों के लिए फंडिंग का एक नया रास्ता इख्तियार कर लिया है। जैश का पंपलेट बताता है कि आतंकियों की फंडिंग किस तरह धर्म और जन्नत के नाम पर बेची जा रही है। पंपलेट में लिखा है, जो इंसान मुजाहिद के लिए विंटर किट देगा उसे जिहाद का लड़ाका माना जाएगा। एक किट की कीमत 20,000 पाकिस्तानी रुपए तय की गई है, जिसमें शामिल है 3500 के जूते, 500 रुपए की वार्म कैप, 5500 का गद्दा, 1500 का टेंट, 500 की जुराब और 2000 का गर्म सूट। जैश इन किट की पेमेंट भी ऑनलाइन वॉलेट से ले रहा है, जिससे डिजिटल हवाला और आसान हो जाता है। ये वही पंपलेट है जिसमें आतंकियों के लिए विंटर किट की लिस्ट बनाई गई है। गर्म जूते, टेंट, गद्दा और इनके नामों पर सीधे सीधे ऑनलाइन पेमेंट। यानी किट सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद है लोगों से पैसा खींचना और उससे फिदायीन तैयार करने में लगाना। सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में भी इस फंडिंग के लिए लिंक मौजूद है? यही जवाब ढूंढ रही हैं एजेंसियां। जांच अब उस मोड़ तक पहुंच चुकी है जहां तस्वीर साफ भी है और खतरनाक भी। जैश मोहम्मद ने आतंक की फंडिंग को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। पंपलेट के जरिए लोगों को उकसाना, ई वॉलेट से डोनेशन लेना और महिलाओं को नेटवर्क में जोड़ना, ये सब मिलकर एक बड़ा आतंकी मॉड्यूल खड़ा कर रहे हैं। एजेंसियों को डर है कि ये विंटर किट फंडिंग सिर्फ शुरुआत है। आगे इससे बड़े फिदायीन हमलों की योजना छिपी हो सकती है। अब पूरा दारोमदार इस डिजिटल हवाला चेन को तोड़ने पर है, जिसके लिए एजेंसियां अपनी कमर कस चुकी हैं। और चलिए बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर रिलायंस इंडस्ट्री के डायरेक्टर अनंत अंबानी के साथ गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा पहुंचे। इस दौरान जूनियर ट्रंप वंतारा को देखकर काफी प्रभावित हुए, साथ ही गणपति मंदिर में दर्शन भी किए। उनके आगमन से पहले जामनगर एयरपोर्ट को पूरी तरीके से किले में तब्दील किया गया था, जहां से उनका वीआईपी काफिला वंतारा के लिए रवाना हुआ। और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने आगरा में ताजमहल का भी दीदार किया। अनंत अंबानी के ये मेहमान बने। और ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपनी पत्नी के साथ ताजमहल का दीदार करने पहुंचे। वहां पर उन्होंने फोटो भी खिंचवाई, ताजमहल की खूबसूरती का दीदार किया। अनंत अंबानी के मेहमान हैं, सबसे पहले वंतारा पहुंचे। दरअसल वो एक शाही शादी में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे हैं और उससे पहले जो तमाम उनके कार्यक्रम हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वंतारा की तस्वीर आप देखिए जहां पर अनंत अंबानी के साथ वो गणपति मंदिर भी पहुंचे, वहां पर दर्शन पूजन किया। उसके बाद गरबा का आयोजन किया गया था। और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए ताजमहल का दीदार करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे।
एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।